हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी पैथोलॉजी की सीरीज़ में, जिसमें हम कंप्लीट पैथोलॉजी को करेंगे पैथोलॉजी प्रोफेसर के नोट से, जो कि है मेड लाइफ के प्रियंका सचदेव मैम के। एंड आपका उनका कोर्स भी परचेज कर सकते हो आप। उनका कोर्स मेड लाइफ ऐप पे अवेलेबल होता है, जो कि पेड कोर्स है। बट हम ये पूरा पैथोलॉजी का कोर्स फ्री में दे रहे हैं आपको यूट्यूब के ऊपर। और आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है किडनी। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है स्केड्यूल में, बिकॉज मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से करूँगा सारा कुछ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्मल अनाटमी एंड द हिस्टोलॉजी। फर्स्टली हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में क्या होता है। दो किडनीज होती हैं, ठीक है। बीन शेप दो पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, उनका हाइलम होता है किडनीज का, ठीक है। हाइलम्स में आर्टरी, वेन एंड यूरेटर जाते हैं। देन नीचे ब्लैडर आ जाता है, देन ब्लैडर की नेक आ जाती है, देन यूरेथ्रा, जहाँ से हमारा जो यूरिन होता है वो बाहर चला जाता है। अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। ये होता है वोमेंस कैप्सूल, ठीक है। सबसे पहले वोमेंस कैप्सूल आएगा, फिर पीसीटी आता है, देन लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी आता है, देन कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। वही लिखा हुआ ग्लोमेरुलस कैप्सूल, कैप्सूल जिसमें ग्लोमेरुलस एंड वोमेंस कैप्सूल आ जाता है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। और ये हो गया एक टिपिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एक किडनी में 1 मिलियन न्यूरॉन नेफ्रॉन्स होते हैं, तो दो में हो गए 2 मिलियन नेफ्रॉन। अभी ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में क्या होता है, कैपिलरीज का टफ्ट होता है, जिसमें कि इफरेंट आर्टेरियल होता है, एक इफरेंट आर्टेरियल होता है, ठीक है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्स द ग्लोमेरुलस। अभी इसमें ना फिल्ट्रेशन बैरियर होता है। फिल्ट्रेशन बैरियर बैरियर में क्या होता है सॉरी, थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही है डम। कैपिलरी ल्यूमन होता है, यहाँ से हमारा फ्लूइड आएगा, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड जाएगा, ये आगे एंडोथेलियम सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स में होते हैं फेनेस्ट्रेशन, यहाँ से फ्लूइड अंदर को जाएगा। ये आगे हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आते हैं फुट प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स के फुट प्रोसेसर होते हैं, देन वुमेन्स स्पेस आ जाती है। तो क्या कुछ आ गया, सबसे पहले तो एंडोथेलियम आ गया, ठीक है। कैपिलरी की एंडोथेलियम आ गई, उसके बाद उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आ गए पोडोसाइट्स, ठीक है। इतना एक बार के लिए हम इतना करेंगे। पोडोसाइट्स में क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं। अभी यही ग्लोमेरुलस का वही आ गया, ये हो गई कैपिलरी, ठीक है। ये इतनी, ये कैपिलरी है। कैपिलरी में ये पोर्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये है हमारे एपिथेलियम सेल्स के, मतलब एपिथेलियल सेल्स आ गए, उसमें फिनेस्ट्रेशन हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये आ गई पेराइटल एपिथेलियम। और ये वाले ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाले, इसको हम बोलते हैं फुट प्रोसेसेस, ठीक। आई होप आपको पूरी अनाटॉमी समझ आ गई होगी। यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई गई, ब्लड आ गया, एंडोथेलियम आ गया, ब्लड एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आ गई ये फुट प्रोसेसेस, ठीक है। अभी नॉर्मल हिस्टोलॉजी को आप अपने कैसे बनाना है वो भी एक बार सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आपको टिब्यूल्स बना देने हैं ऐसे। हम पूरी हिस्टोलॉजी आपको ना बना के सिखाएंगे, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे टिब्यूल्स बना सकते हैं। उसके बाद हमें एक ऐसे कवरिंग बनानी है, ठीक है, जिसमें से ऐसे जाएगा ये। इसमें ऐसे ऐसे बस सर्कल्स शो कर देने हैं, ठीक है। और ये बन गया हमारा ग्लोमेरुलस, ये बन गए हमारे टिब्यूल्स, ठीक है। और इसमें बस ये इतना ही बहुत होता है आई थिंक। और इसमें थोड़ा बहुत आप आरबीसी शो कर सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स शो कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसमें इधर बाकी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। और उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है नेफ्राइटिक वर्सेस नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। इसमें होता क्या है, नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ना डिफरेंस आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली क्या होता है, आपको याद रखना है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोनों में ग्लोमेरुलस का डैमेज होता है। दोनों में ग्लोमेरुलस डैमेज होगा, बट फ़र्क ये है कि अगर ग्लोमेरुलस डैमेज हो रहा है तो उसमें आरबीसी आ रहे हैं या प्रोटीन्स आ रहे हैं। अगर आरबीसी ज़्यादा आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ठीक है। अगर अगर हमारे पास प्रोटीन्स ज़्यादा आ रहे हैं, प्रोटीन लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ओटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर आरबीसीज आ रहा है तो हमें हेमेचूरिया मिलेगा, माइल्ड प्रोटीनूरिया, ठीक है। हिमेचूरिया ज़्यादा मिलेगा, प्रोटीनूरिया कम मिलेगा। सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन होगी इसमें, ठीक है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो रही है तो इडीमा कॉज करेगा वो, ऑल्सो हाइपरटेंशन कॉज करेगा।
एंड अगर वाटर की एंड ऑल्सो वाटर की रिटेंशन हो रही है तो ओलिगोयूरिया हो जाएगा, वाटर आउटपुट कम हो जाएगा। तो वही एक चीज़ याद करनी है, उससे आपको कनेक्ट करके चलना है कि पहले आरबीसीज हो गई एंड सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन होगी, हिमेचूरिया सोडियम वाटर रिटेंशन, रिटेंशन हुई तो एडिमा हो जाएगा, एडिमा हो गया हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाइपरटेंशन होगी तो ओलिगोयूरिया भी कम हो रहा है क्योंकि वाटर की भी रिटेंशन हो रही है। अभी नेफ्रोटिक में क्या हो रहा है, प्रोटीन्स लॉस हो रहे हैं। प्रोटीन्स कौन से लॉस हो रहे हैं, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कम हो गए बॉडी में, ठीक है, एल्ब्यूमिन कम हुआ जिसकी वजह से क्या हो गया, एडिमा हो गया, सेम हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया एडिमा कॉज कर दिया उसने। बट अभी एल्ब्यूमिन कम हो गए तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी, लिवर को बोलेगी कि तू ज़्यादा काम कर, प्रोटीन्स कम करने हैं, प्रोटीन्स कम हो गए बॉडी में तो ज़्यादा बनाने हैं। लिवर जब ज़्यादा बनाने लगेगा तो ऑल्सो वो लिपिड्स को भी ज़्यादा बना देगा तो हाइपर लिपिडीमिया हो जाएगा, ऑल्सो लिपिडूरिया भी हो जाएगा, लिपिड्यूरिया एंड हाइपर कोएगुलेबिलिटी भी आ जाएगी। अभी हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बाइलेटरल किडनी एनीमिया, ब्लड, प्रोटीन, सोडियम एंड वाटर, हाइपरटेंशन, एडिमा, ओलिगोयूरिया, इतना याद रखना। हिमेचूरिया स्मोकी अपीयरेंस होता है, आरबीसी डिटेक्टेबल होते हैं, आरबीसी कास्ट्स मिलते हैं हमें यूरिन में, क्लासिकल फीचर है जो। प्रोटीनूरिया माइल्ड होता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन जिसकी वजह से हाइपरटेंशन मिलती है, सीवियरिटी ऑफ उस पर डिपेंड करती है, ऑल्सो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन है। एडिमा माइल्ड होता है एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ओलिगोयूरिया रिफ्लेक्ट्स द सीवियरिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर डैमेज। अभी इसके एग्जांपल्स क्या हैं, प्राइमरी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जिसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव फोकल एंड आईजीए नेफ्रोपैथी, कुछ भी याद कर लो और इसमें एक एसएलई याद कर लो बस। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस, रैपिडली प्रोग्रेसिव, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव फोकल एंड डिफ्यूज, आईजीए नेफ्रोपैथी एंड एसएलई, सबको हम एक एक करके डिटेल में ही पढ़ेंगे आगे। अभी आ गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैंने बोला था कि प्रोटीन्स का लॉस हो रहा है, मोनली अल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है, प्रोटीन सीवियर प्रोटीन लॉस मोर देन 3 ग्राम पर 24 आवर। हाइपो एल्ब्यूमिनूमिया हो गया, एजी रेशियो रिवर्स हो गया, एल्ब्यूमिन का लेवल 1 to 3 ग्राम रह गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास ना, कंसंट्रेशन ऑफ अदर प्रोटीन्स इन प्लाज्मा आल्सो फॉल्स, जिसकी वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन कम हो गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन कम हो गया तो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ट्रांसफेरिन कम हो गया तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। काउले कैल्सीफ्लोर बाइंडिंग कम हो गई तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन तो थायरॉक्सिन लेवल्स भी कम हो गए। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, एंटीबॉडीज भी कम हो गए हैं, थ्रोम्बोसिस बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेरिटिन ट्रांसफेरिन भी कम हो गया, कैल्शियम भी कम हो गया, थायराइड के हार्मोन्स भी कम हो गए, फिब्रिनोजन बढ़ रहा है। अभी एडिमा हो गया, हाइपरलिपिडीमिया हो गया, लिवर फेसेस अ स्ट्रेस ऑफ मैसिव प्रोटीन सिंथेसिस इन रिस्पॉन्स टू हैवी प्रोटीन लॉस, द इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन्स, लिपिडूरिया। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया कि एंटी थ्रोम्बिन 3 भी कम हो जाता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 कम हो गया तो हाइपर कोagulability भी हो जाएगी। और इसमें और उसमें थोड़े से कॉमन भी है, फोकल एंड सेगमेंटल आईजी नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव फोकल एंड सेगमेंटल ग्लोमेरुलर नेफ्रोस्क्लेरोसिस, और ये आ गया मिनिमल चेंज डिजीज तो ये थोड़ा सा अलग है। और इसमें भी सिस्टेमिक में एसएलई एंड एमाइलोइडोसिस है। अभी एडिमा में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या चीज़ याद रखनी है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया की वजह से हो रहा है एडिमा, नेफ्राइटिक में सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन की वजह से हो रहा है। यही आप इसको रीड कर लेना, माइल्ड हैवी प्रोटीनूरिया, एल्ब्यूमिनूरिया अनकॉमन प्रेजेंट, वही एडिमा हेमेचूरिया हाइपरटेंशन सब लिखा हो। उसके बाद आता है एजोटीमिया, biochemical abnormality characterized by elevation of BUN and creatinine levels। जब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं हम उसको बोलते हैं एजोटीमिया। उसके बाद यूरेमिया क्या होता है, एजोटीमिया प्लस उसके अगर हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं, अगर हमें उस चीज़ के क्लिनिकल सिम्टम्स मिल रहे हैं एजोटीमिया के तो हम उसको बोलते हैं यूरेमिया। उसके बाद हम एक एक को अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमने कॉसेस प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह पढ़ा था ना, उनको पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। तो इसके बाद आ गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस, नेफ्राइटिस मतलब इंजरी, इंजरी टू द ग्लोमेरुलस अकर्स। इसकी पैथोजेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। तो इंजरी होगी जब ग्लोमेरुलस को तब भी ये होता है, और ऑल्सो नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक भी तभी होती है
अभी यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन बैरियर देख सकते हैं कि ये पहले एंडोथेलियम आ गई, ठीक है, ये वाली, और उसके बाद उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, और उसके बाद ये पोडोसाइट आ गया, ये होती है। अभी इसी के बेसिस पे हमको कम्प्लीटली पढ़ना है कि आगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेसिस पे वो इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकती है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकती है। हमें इम्यूनोलॉजिकल पढ़नी है। इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड, टी सेल मीडिएटेड, और अल्टरनेट पाथवे, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड, लाइक जो बी सेल मीडिएटेड, जिसमें क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट है किडनी में, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, जहाँ फिर वो सर्कुलेट कर रहे हैं, जो सर्कुलेट कर रहे थे वो डिपॉजिट हो गए। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो किडनी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिक्स्ड एंटीजन। ये हमारी ऊपर मैंने एंडोथेलियम बनाई हुई है, ठीक है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पोडोसाइट्स आ गए। बेसमेंट मेम्ब्रेन में टाइप 4 कोलेजन होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज। एंटीजन इज अ टाइप 4 कोलेजन फिक्स्ड इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोलेजन प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी कम्स एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। अभी प्लांटेड एंटीजन में क्या होता है, कोई एंटीजन होता है, किडनी में आके वो फिल्टर हो जाता है, और वो हो जाता है प्लांट वहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं प्लांटेड एंटीजन, जिसके खिलाफ एंटीबॉडी आएगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा पोडोसाइट्स में, ठीक है, पोडोसाइट्स में बनेगा। गॉट इट। अभी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में बन रहा था, एक पोडोसाइट में बन रहा था, अभी आ गया सर्कुलेटिंग। सर्कुलेटिंग में क्या होता है, अभी देखो तुम बोलोगे कि प्लांटेड एंटीजन भी तो सर्कुलेट ही कर रहा था, बट वो एंटीबॉडी तब बनी जब वो आके प्लांट हो गया था। सर्कुलेटिंग में क्या होता है, ब्लड में ही एंटीजन एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इन द ब्लड, एंड उसके बाद वो फिल्ट्रेशन बैरियर में आके डिप्लॉय होती हैं एंड उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और ये एपिथेलियम में हो जाता है। तो हमने पढ़ लिया कि प्लांटेड एंटीजन होता है वो पोडोसाइट में होता है, सर्कुलेटिंग वाला एंडोथेलियम में आता है, एंड फिक्स्ड एंटीजन बेसमेंट मेम्ब्रेन में आता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे शो की हुई है, ठीक है। अभी ये फूड प्रोसेस है, ये अपने ना इसमें हो रहा है इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हो रही है यहाँ पे, तो ये कौन सा होगा, सर्कुलेटिंग टाइप। अभी इसमें क्या है, इसमें हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन में आ रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड एंटीजन। अभी इसमें देखो, इसमें पोडोसाइट्स में आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्लांटेड एंटीजन। अभी हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड ग्लोमेरुलर इंजरी, वही इन सिटू फिक्स्ड एंटीजन, प्लांटेड एंटीजन, प्लांटेड एंटीजन, सर्कुलेटिंग इम्यून। अभी फिक्स्ड एंटीजन वही होता है, इंट्रिंसिक होते हैं फिक्स्ड एंटीजन, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम टाइप 4 कोलाजन बोलते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज बनी, उसके खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस की इंजरी हो गई। ऑल्सो इट्स कॉल्ड गॉड पास्चर सिंड्रोम, ठीक है, आगे से कभी ये नाम आए तो याद रखना। उसके बाद आके प्लांटेड एंटीजन, कोई भी बैक्टीरिया था, एंटीजन नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, ड्रग्स, कुछ भी था, एंटीबॉडीज ब्लड में बनी और वो पहले डिपॉजिट हो गया था, एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने किडनी में एंड ग्लोमेरुलस की इंजरी कर दी। सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एसएलई हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, ट्रोपोनिमा हो गया, ट्यूमर एंटीजन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, वो एंटीबॉडी ब्लड में बनी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ब्लड में बने, एंड देन ग्लोमेरुलस में ट्रैप हो गए, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम चला एंड ग्लोमेरुलस की इंजरी हो गई। तो ये हो गया हमारा पूरा एंटीबॉडी वाला, ठीक है। अभी हम सेल मीडिएटेड का देखेंगे, इसमें क्या होता है, टी सेल एक्टिवेट होते हैं, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, टी सेल एक्टिवेट हुए, साइटोकाइंस आए, साइटोटॉक्सिसिटी, ग्लोमेरुलस की इंजरी कर दे, टी सेल ने मतलब साइटोकाइंस रिलीज किया एंड ग्लोमेरुलस की इंजरी हो गई। also called पॉसी इम्यून मैकेनिज्म, पॉसी इम्यून बिकॉज इसमें एंटीबॉडी की फॉर्मेशन नहीं हो रही, साइटोकाइंस डैमेज कर रहे हैं। अल्टरनेट पाथवे में यार डायरेक्ट वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट होता है, C3 प्रोटीन पेप्टाइड डिपॉजिट होते हैं ग्लोमेरुलस में, कोई एंटीबॉडी नहीं आती है, ग्लोमेरुलस की ये इंजरी कर देते हैं। अभी लोकेशन, मैंने आपको बोला सब एपिथेलियल, एपीमेम्ब्रेनस, सब एंडोथेलियल एंड मिजेंजियल। मिजेंजियल डिपॉजिट मतलब मिजेंजियम में हो रहा है वो, ठीक है, मिजेंजियम में डिपॉजिट्स हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं। अभी ये हो गई हमारी एपिथेलियम, ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये नीचे हमने पोरोसाइट बना दिए सब एपिथेलियल, एपीमेम्ब्रेनस एंड सब एंडोथेलियल। सब एंडोथेलियल मतलब एंडोथेलियम के नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है,
सब एपिथेलियल मतलब एपिथेलियल के ऊपर, तो वन वाला यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या रह गया सेकंड वाला एपी मेम्ब्रेनस, वो नीचे आ जाएगा, पोडोसाइट में होता है वो, ठीक है। बाकी इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, डिपॉजिट्स की लोकेशन क्या क्या हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ने लगे यहाँ पे भी नीचे भी शो किया हुआ, ठीक है। इसमें सब एपिथेलियल देखो, फर्स्ट वाले कहाँ पे है, सब एपिथेलियल, एपिथेलियम के नीचे ये रहे। और उसके बाद हमने फोर्थ वाले देखो मेसेंजियम में शो किया हुआ है। थर्ड वाला क्या है, सब एंडोथेलियम, एंडोथेलियम के नीचे ये रहे। मैंने वो 1 और 3, 1 और 2 का ऊपर नीचे कर दिया था, वो देख लेना थोड़ा सा। उसके बाद आ गया अपना मेम्ब्रेनस, वो यहाँ पे आ गई ये वाले बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी की। या रैपिडली प्रोग्रेसिव पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, मिनिमल चेंजेस इन मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन, प्रोलिफेरेटिव, फोकल डिफ्यूज, फोकल सेगमेंटल, ये दो है, ये दो है, ये दो हैं, और ये अकेला है, ये अलग अलग है, ठीक है। एस एल डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड एमाइलोइडोसिस, ये कर लेना। उसके बाद हम एक एक को भी डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको कम्प्लीटली सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ आ जाएगी। आई होप आपको वो पहले नॉर्मल किडनी समझ आ गई, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक का डिफरेंस समझ आ गया, एंड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस समझ आ गया कि उसमें किडनी को कैसे डैमेज हो रहा है, ग्लोमेरुलस डैमेज कैसे हो रहा है, एंटीबॉडी की वजह से, टी सेल की वजह से, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से। अभी हम देखते हैं एक एक चीज़ को, ठीक है, जिसमें हम पहले अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस देखेंगे। अक्यूट अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल भी बोलते हैं इसको, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल मतलब स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन हुई, फेरेंजाइटिस हुआ, स्किन इन्फेक्शन हुई, जो कि किडनी में आ गई, ठीक है, कम्स टू किडनी थ्रू द ब्लड, बैक्टीरिया डिपॉजिट हो गया पोडोसाइट में, मतलब डिपॉजिट हो रहा है बैक्टीरिया, तो ये हो गया प्लांटेड एंटीजन, ठीक है, प्लांटेड एंटीजन वाला हो गया। एंटीबॉडी बने इंसिटू, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने किडनी में, एंड सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिल गए हमें किडनी के अंदर, ठीक है। अभी आपको आई होप समझ आ गया कि पहले इन्फेक्शन हुई, इन्फेक्शन ने हमारे थ्रोट को इन्फेक्ट किया, स्किन को इन्फेक्ट किया, देन वो हमारे ब्लड में आ गई, ब्लड से वो किडनी में चले गए, पोडोसाइट्स में जाके फंस गए, ठीक है। पोडोसाइट में फंस गए तो वो बन गए प्लांटेड एंटीजन, प्लांटेड एंटीजन के खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडी बनी। तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, अगर आपने डायग्राम भी बनाना हुआ ना, ये पोडोसाइट, ये ऊपर एपिथेलियम, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं ऐसे, और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, ठीक है। ये हो गया हमारा PSGN। इसमें किडनी कैसे देखते हैं, फ्लिया बिटेड किडनी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्लिया बिटेड किडनी। लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें क्या मिलता है, इनलार्ज्ड एंड हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुल, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है हमारा ग्लोमेरुलस है जो, वो उसका साइज देखो कितना बड़ा इंक्रीज हो गया। ऑल्सो उसमें लिम्फोसाइट मिल रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं, हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलस मिल रहा है, ठीक है हमें। तो इनलार्ज हो गया और उसके हाइपर सेलुलर हो गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम देखते हैं डिपॉजिट्स, जो कि होता है लंपी हम्पी बम्पी, मतलब सॉरी हम्पी बम्पी एंड हम्पी बम्पी डिपॉजिट, लंपी भी आता है इसमें, हम्पी बम्पी लंपी डिपॉजिट्स मिलते हैं। अभी इसमें ना ये सारे में कॉमन है, IgG and C3, जिसमें नहीं होगा वो मैं बता दूंगा, इम्यूनोफ्लोरोसेंस में ये रहे, ठीक है, ऐसे ग्रीन कलर के में मिलते हैं। और इसके क्लिनिकल फीचर है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में, कि बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल होते हैं, वो फेरेंजाइटिस करते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से वो किडनी में फिल्टर होते हैं, एंड पोडोसाइट्स में जाके प्लांट हो जाते हैं, गेट डिपॉजिटेड इन द पोडोसाइट्स एज अ प्लांटेड एंटीजन। अभी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, एंटीजन बने, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, एंड वो किडनी के पोडोसाइट्स में आके सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स बना लेंगे। अभी उसको ग्रॉस होता है फ्लियाबेटेड किडनी, नॉर्मली क्या होता है हाइपर सेलुलर हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है, इनलार्ज्ड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें लंपी हम्पी बम्पी डिपॉजिट्स मिलते हैं, इम्यूनोफ्लोरोसेंस में IgG and C3 डिपॉजिट्स मिलते हैं। उसके बाद आ गया रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिडली प्रोग्रेसिव मतलब जल्दी से प्रोग्रेस कर रहा है, ऑल्सो नोन एज क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें ना ऐसे क्रिसेंट बनता है ऐसे, ये हमारा ग्लोमेरुलस आ गया।
और उसमें ये मैंने जो पिंक कलर का इतना सा क्रिसेंट शो किया हुआ है, ठीक है। अभी ये 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में क्या होता है, फिक्स्ड एंटीजन होता है, और मैंने फिक्स्ड एंटीजन सिर्फ आपको एक ही बताया है, जो कि होता है हमारा कोलेजन, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है। उसके बाद कोलेजन होता है, ठीक है, अलॉन्ग द बेसमेंट मेम्ब्रेन बनते हैं। आईजीजी एंड सी3 इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आ गया पोस्ट इन्फेक्शन रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, प्लांटेड एंटीजन होता है। पोस्ट इन्फेक्शन ऑब्वियसली बैक्टीरिया होगा ना, इन्फेक्शन हुई, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पोडोसाइट्स में चल गया और वहाँ पे जाके उसने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म किए एंड डैमेज किया। सेम इसमें भी आईजीजी एंड सी3 होते हैं, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं। उसके बाद आ गया सेलुलर इम्यूनिटी, ये मैंने आपको पढ़ाया था अंका पॉजिटिव। इसमें आईजीजी एंड सी3 नहीं मिलते, कोई डिपॉजिट्स नहीं होते, सीधा टी सेल्स साइटोकाइन्स को रिलीज करते हैं एंड उसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एक को आपको बता दिया कि टाइप 3 में क्या होता है, टी सेल साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे, यहाँ पे आके वो डैमेज कर देंगे। इसमें हमें नीचे पोडोसाइट्स में डिपॉजिट्स मिलेंगे, उसके पास एंटीबॉडीज बनेंगी, ठीक है। तो इसमें हमें लाइट माइक्रोस्कोपी कैसा दिखता है, ऐसे क्रिसेंट शेप, ये रहा क्रिसेंट मिलेगा। हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलस, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, पहले क्रिसेंट दिखा देना है, न्यूट्रोफिल दिखा देने हैं, प्लस लिम्फोसाइट एंड हाइपर सेलुलर, बस इतना ही लिखना। अभी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के देते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोपी सबकी सेम होगी, ठीक है। ऑल्सो ये देखो, ये हाइपर मतलब थोड़े से ज़्यादा बड़े हुए हैं, साइज इंक्रीज हो गया है इनका। अभी इसमें क्या होता है, मैंने बोला था कि टाइप 1 में क्या होता है, फिक्स्ड एंटीजन होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में होगा। टाइप 2 में मैंने बोला था कि पोडोसाइट्स में होता है, सब एपिथेलियल, इसमें कोई डिपॉजिट्स नहीं होता है। पहले दो में आईजीजी एंड सी3 होते हैं, तीसरे में कोई डिपॉजिट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ गया मिनिमल चेंज डिजीज। मिनिमल चेंज के नाम से पता चल रहा है कोई चेंज नहीं मिलेगा, बहुत कम, बहुत माइन्यूट सा चेंज होगा, और वो हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में दिखेगा भी नहीं। नो अपेरेंट एबनॉर्मेलिटी इन द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, बट हमें वो इलेक्ट्रॉन में दिख जाएगा। ऑल्सो मिनिमल चेंज डिजीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, विद नो अपेरेंट चेंज इन ग्लोमेरुलाई। फुट प्रोसेस की डिजीज है, क्योंकि ये इसमें ना क्या होता है, फ्लैट हो जाता है फोडोसाइट्स, जो पोडोसाइट्स है वो फ्लैट हो जाता है, कोई डिपॉजिट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई डिपॉजिट नहीं है, कोई डैमेज नहीं हुआ कहीं पे। बट दिक्कत क्या हो रही है, पोडोसाइट्स फ्लैट हो गए, किडनी नॉर्मल शेप एंड साइज की होगी, सेल इमीडिएट टी सेल साइटोकाइन स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्ट्रेशन बैरियर, डिफ्यूज फ्लैटनिंग ऑफ द पोडोसाइट, कोई डिपॉजिट्स नहीं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में भी कोई डिपॉजिट नहीं मिलेगा। देखो इतने इजी है ये, एक बार तुमने नाम से याद कर लिया ना, नाम से ही तुम्हें सब याद आ जाया करेगा कि ये है। उसके बाद आता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेनो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल। इसको मेम्ब्रेन से समझ आ रहा है कि मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत है। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट होता है पोडोसाइट्स का एंटीजन GP330, जो कि एक फिक्स्ड एंटीजन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, एंड पोडोसाइट्स में ये एक्सेप्शन है, पोडोसाइट में जाके उसकी डिस्ट्रक्शन कर देगी एंड एक्यूट रोमेटिक फीवर हो जाएगा, ठीक है। अभी ग्रॉस में क्या होता है, इनलार्ज्ड पेल एंड स्मूथ किडनी मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेलुलरिटी नॉर्मल है, बट थिकनिंग हो गई है, थोड़ा थोड़ी थिकनिंग हो गई है, ये ना आप देख सकते हो, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की ये थिकनिंग दिख रही है आपको यहाँ से, ये डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, डुप्लीकेशन ऑफ GBM भी बोल सकते हैं, कोई सेल की प्रोलिफरेशन नहीं। इसमें ना स्पाइक्स बनती है, स्पाइक्स, ये आपको स्पाइक्स दिख भी रही होंगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रही है, ये रही स्पाइक्स, ठीक है। तो इसमें स्पाइक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, वही सेम IgG एंड IC3, इसको हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस में देख सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड एंटीजन सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता, बट इसका एंटीजन किस में था, बेसमेंट मेम्ब्रेन में नहीं था, पोडोसाइट्स में था, बट थिकनिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन की ही हो रही है, इसलिए हमने वही चीज़ बोली थी, ठीक है। आप ऐसे थिकनिंग शो करनी है, थिकनिंग। उसके बाद हमने आगे हम मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पिछले वाला क्या था, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनस मतलब थिकनेस इंक्रीज हो रही है, किसकी, JVM की।
बट प्रोलिफरेशन में आ जाता है सेल्स। सेल्स प्लस थिकनेस ऑफ जीपीए में इंक्रीज होता है इसमें, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज मेसेंजियो कैपिलरी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिसमें सब एंडोथेलियल डिपॉजिट होती है, वैसे ही याद कर लेना। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स तो बढ़ ही रहा है, जीवीएम की भी थिकनिंग हो रही है, ऑल्सो सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। Enlarged cellular proliferation increase the mesangial matrix and tram track appearance, track appearance मिलता है, ठीक है। वो ये आप रीड कर लेना। उसके बाद आता है एफ एस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड फोकल, क्या था यार ये, इसका मुझे याद नहीं है थोड़ा, ठीक है। एफ एस जी एन में क्या होता है, नेफ्रोसिस होती है। एफ एस जी एस में क्या होता है, स्क्लेरोसिस। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर नेफ्रोसिस एंड इसमें होता है स्क्लेरोसिस, ठीक है। ये इसमें है। फोकल सेगमेंटल का मतलब क्या है, फोकल मतलब सम बट नॉट ऑल ग्लोमेरुलस आर इन्वॉल्व। सेगमेंटल अफेक्ट द पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस, सारे ग्लोमेरुलस नहीं है, और उसमें भी पूरा पूरा ग्लोमेरुलस अफेक्ट नहीं हो रहा, उसका कुछ का पार्ट ही अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेगमेंटल मेसेंजर हाइपर सेलुलरिटी, इसमें सेल्स बढ़ रही हैं एफ एस जी एन में। स्क्लेरोसिस में हाइलिनोसिस हो गई है उसकी, हाइलिनोसिस हो गई। और इसमें क्या है, अनइन्वॉल्व ग्लोमेरुलस भी दिख रहे हैं, लोब्यूल्स भी जो अनइन्वॉल्व है, ऑल्सो इसमें भी हमें यही सेम चीज़ मिल रही है। आईजीए नेफ्रोपैथी एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, फिर ये चैप्टर खत्म। आईजीए नेफ्रोपैथी को बर्जर्स डिजीज भी बोलते हैं, मोस्ट कॉमन है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का ये टाइप, characterized by the aggregation of IgA deposits in the mesangium. IgA deposits, IgA antibody deposit होती है mesangium में, due to the excessive accumulation of the IgA immune complexes ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। presence of C3 and properdin in the mesangial deposit से ये भी हो जाता है, अल्ट कॉम्प्लीमेंट पाथवे चल जाता है, ठीक है, अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। और ऑल्सो इसको हम जेनेटिकली डेटरमाइंड भी बोल सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें बहुत सारे पैटर्न्स मिल सकते हैं, फोकल प्रोलिफरेटिव सेगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस मिल सकती है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव वाला मिल सकता है। ग्रेनुलर इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स इन द मेसेंजियम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें ये दिखेगा। इम्यूनोफ्लोरोसेंस में आईजीए मिलेगी मेनली, और इसके क्लिनिकल फीचर्स मेनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है, कभी कभी नेफ्रोटिक भी हो सकता है। उसके बाद आता है क्रोनिक ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इसमें इसको बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज। थोड़ी सी रेस्ट ले लूँ, पानी पीता हूँ। क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ऑल्सो कॉल्ड एंड स्टेज किडनी डिजीज, बिकॉज इसमें ये लास्ट है, इसके बाद किडनी डैमेज हो जाती है, ठीक है। इज अ फाइनल स्टेज ऑफ वेराइटी ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज विच इज अ रिजल्ट्स इन इरिवर्सिबल इम्पेयरमेंट ऑफ द किडनी डैमेज। इससे पहले सारे हो जाएंगे, ठीक है, जितने ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई है, डिसीजेज पढ़ाई है, वो सारे हो जाएंगे, ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद सारा कुछ इरिवर्सिबल है। किडनी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी किडनी, स्मॉल ग्रेन्यूल्स ऑन द आउटर सरफेस में ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, किडनी स्मॉल होगी, ग्रेनुलर अपीयरेंस आ गया, ठीक है। कट सेक्शन पे कॉर्टेक्स इज नैरो एट्रोफिक, ठीक है। उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप में हमें क्या मिलेगा, रिड्यूस इन नंबर, ग्लोमेरुलस का नंबर कम हो जाएगा, वो पास पॉजिटिव हो जाएंगे, हाइलिनाइज टफ्ट मिलेंगे हमें, टिब्यूल्स की एट्रोफी हो जाएगी एंड हाइलिन ड्रॉपलेट्स मिलेंगे हमें। देखो, एट्रोफी टिब्यूल्स, टिब्यूल की एट्रोफी हो गई है। इन्फ्लामेटरी सेल्स भी मिल रहे हैं हमें, इसमें क्या होता है, हाइलिनाइजेशन होगी ग्लोमेरुलस की, एंड ऑल्सो ब्लड वेसल्स भी थिक हो गए। तो आपको हमेशा ना ये चीज़ याद करनी होती है। अभी अगर मैंने याद करना हुआ क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कैसे होता है, तो मैं ऐसे करूँ, पहले मैं ये बना लिया, फिर मैंने उसमें ये शो कर दिया कि ये हो गए हाइलिनाइज्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है, हाइलिनाइज्ड ग्लोमेरुलस बना ली। उसके बाद मैंने ना ये बना दिया एट्रोफिड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स बना दिया एट्रोफिड। थोड़े बहुत इन्फ्लेमेटरी सेल्स शो कर दिए यहाँ पे ब्लड वेसल बना दी, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स का वो शो कर दिया, और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी शो कर दूंगा मैं। ये हो गए हमारे खत्म। हमने पढ़ा था अक्यूट प्रोलिफरेटिव, जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, जो कि प्लांटेड एंटीजन था पोडोसाइट्स में, ठीक है। पोडोसाइट्स में आके बैक्टीरिया डिपॉजिट हो जा रहा था, जिसके खिलाफ हमारे पास एंटीबॉडीज बन रही थी। एंड इसमें हमने लाइट माइक्रोस्कोपी पढ़ी थी कि फ्लियाबिटेंट किडनी होती है, एंड
हाइपर सेलुलर हो जाती है, लंपी हम्पी बम्पी हमें इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मिलते हैं, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरोसेंस में हमें IgA प्लस ग्रैंडुलर अपीयरेंस मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसका। रैपिडली प्रोग्रेसिव में हमने 3 पढ़े थे, 1 2 3, जिसमें 1 वाले में क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलेजन था, उसके खिलाफ बन रहा था। IgG एंड C3 डिपॉजिट्स हमें मिल रहे थे 1 वाले में। उसके बाद हमने 2 वाला पढ़ा था। 2 वाले में क्या था, कोई प्लेंटर एंटीजन था, ठीक है, वो प्लांट हो जा रहा था, बैक्टीरिया था। 3 वाले में हमने पढ़ा था कि वो टी सेल मीडिएटेड है। मिनिमल चेंज डिजीज पढ़ा जिसमें पोडोसाइट फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, पोडोसाइट्स फ्लैट हो जाते हैं, हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में कुछ चेंज नहीं मिलता। ग्रॉस में इसमें ना रैपिडली प्रोग्रेसिव में किडनी नॉर्मल होती है, ठीक है, ग्रॉस में। ऑल्सो मिनिमल चेंज में भी नॉर्मल होती है, सॉरी रैपिडली वाले में थोड़ा सा चेंज होता है, बट मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने लाइट माइक्रोस्कोपी में पढ़े थे कि फ्लैटेंड पोडोसाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई डिपॉजिट्स नहीं मिलते, बस फ्लैटेंड पोडोसाइट्स मिलते हैं हमें। इम्यूनोफ्लोरोसेंस में कोई डिपॉजिट्स नहीं मिलते। फिर हमने मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ा था, जिसमें हमें सिर्फ थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन मिल रही थी, थिकनिंग ऑफ GBM। अगर वही हम MPGN के साथ कर लें तो सेल्स भी इंक्रीज होंगे प्लस थिकनिंग भी हो जाएगी। ये दोनों हमने इकट्ठे पढ़े थे, जो हमने करने नहीं है। IgA नेफ्रोपैथी हमने, मेरे याद नहीं, पता नहीं क्या था, तो हम एक बार रीड कर लेना। क्रॉनिक में इसको बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिसीज। इन सब के बाद ये क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है एंड किडनी कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है। एट्रोफिक ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलती है, ब्लड वेसल्स थिक हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलते हैं। ये हो गया हमारा एक और टॉपिक जो कि सबसे बड़ा था, खत्म। अभी इसके बाद आ जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिससे हर बंदा डरता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सबसे ईजी है, सेकेंडरी सिस्टमिक ग्लोमेरुलर डिजीज है, बिकॉज प्राइमरी डिजीज क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की वजह से रीनल एम्पेयरमेंट हो रही है, तो इट्स अ सेकेंडरी सिस्टमिक डिजीज, इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। मोर ज़्यादा होता है टाइप 1 डायबिटीज में, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ रीनल लीजन्स मिलते हैं हमें, डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, वेस्कुलर लीजन एंड ट्यूब्यूल्स का लीजन। डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इसमें हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, डिफ्यूज एंड नोडुलर। डिफ्यूज वाला ज़्यादा कॉमन है, बट नोडुलर वाला मोर स्पेसिफिक है। तो हम डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की गल करें तो डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस मिलेगा, जिसमें जो कि मोस्ट कॉमन है, इसमें ऑल पार्ट्स ऑफ ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें अब याद क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले तो याद करना है कि कैप्सुलर ड्रॉप हो जाता है, ऐसे ऐसे। यहाँ पे ना ये शो किया हुआ है कैप्सुलर ड्रॉप, इसको बोलते हैं कैप्सुलर ड्रॉप, जो कि इसिनोफिलिक हाइलिन थिकनिंग ऑफ द पेराइटल लेयर ऑफ द वोमेन्स कैप्सूल की पेराइटल लेयर की थिकनिंग। उसके बाद हमें फिब्रिन कैप क्या, ये वाला नहीं, यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये होता है फिब्रिन कैप। फिब्रिन कैप होता है होमोजीनस इसिनोफिलिक मटेरियल अपीयरिंग ऑन द वॉल ऑफ द कैपिलरी। कैपिलरी की वॉल पे आ रहा है तो फिब्रिन कैप। अगर इसिनोफिलिक थिकनिंग कैप अपने उसमें आ रहा है, वो पेराइटल लेयर में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कैप्सुलर ड्रॉप, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद हमने मेम्ब्रेन की भी थिकनिंग करनी है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो गई है, आप देख भी सकते हैं। ऑल्सो डिफ्यूज इंक्रीज्ड इन मेसेंजर मैट्रिक्स, मेसेंजर का मैट्रिक्स भी इंक्रीज हो गया है। ऑल्सो हमें हाइलाइन डिपॉजिट्स भी मिलेंगे। उसके बाद आता है नोडुलर ग्लोमेरुलोसिक्लोरोसिस। इसमें क्या होता है, केमेल स्टिल विल्किंसन लीजन भी बोलते हैं इसको, मोर स्पेसिफिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें मिलते हैं थिकनिंग ऑफ द GBM, सेम नोडुलर हाइलिन डिपॉजिट्स। उसमें क्या मिल रहा था हमें, यहाँ पे ड्रॉप्स मिल रहे थे, यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही थी, ठीक है। बट इसमें क्या है, हमें यहाँ पे ये वाले इसको बोलते हैं नोडुलर हाइलिन डिपॉजिट्स मिले। बस यही फ़र्क है उसमें, बाकी कुछ नहीं फ़र्क। और उसके बाद वैस्कुलर लीजन्स मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एंड उसके बाद ट्यूबुलर लीजन, जिसमें ग्लाइकोजन डिपॉजिट्स मिलते हैं हमें अपीयरिंग एज अ वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमने कर लिया डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें हमने पहले डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस पढ़ा, जो कि डिफ्यूज एंड नोडुलर 2 टाइप का था। डिफ्यूज वाला मोर कॉमन था, नोडुलर मोर स्पेसिफिक था। डिफ्यूज वाले में हम फिब्रिन कैप, कैप्सूलर ड्रॉप, थिकनिंग ऑफ GBM एंड इंक्रीज इन मेसेंजर मैट्रिक्स। उसके बाद नोडुलर वाला पड़ा, जिसमें हमें नोड्यूल्स मिले, कैप्सूल ड्रॉप नहीं था, फिब्रिन कैप नहीं था, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें थी। उसके बाद आता है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलो मतलब ट्यूब्यूल, नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन।
टिब्यूल्स प्लस इंटरस्टिशियम की इन्फ्लामेशन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से पता चला सिर्फ ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है, ठीक है, ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन या डैमेज। पाइलोनेफ्राइटिस मतलब टिब्यूल प्लस इंटरस्टिशियम, उन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? इन्फ्लामेशन इन्वॉल्विंग रीनल इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड ट्यूबुलर टिश्यू। तो डेफिनेशन हो गई पाइलोनेफ्राइटिस की, इट इज अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज दैट इन्वॉल्व्स इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड द ट्यूबुलर डैमेज। अभी ये दो टाइप का हो सकता है, अक्यूट एंड क्रॉनिक। बहुत ईजी है। अक्यूट वाला क्या होता है? अक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी कॉज्ड बाय पायोजेनिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आएगा, उसने बस सुपरेटेड इन्फ्लेमेशन कर दी है, ठीक है, बैक्टीरिया ने। कौन सा? इकोलाई, क्लेब्सियला। इकोलाई, क्लेब्सियला, स्यूडोमोनास, ये सारे इसको कॉज करते हैं। अक्यूट वाले के दो रूट्स हैं, असेंडिंग में हो सकता है, डिसेंडिंग में हो सकता है। असेंडिंग मतलब कि नीचे से ऊपर यूरेथ्रा के थ्रू किडनी तक का इन्फेक्शन पहुंच गई है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके हेमेटोजीनस रूट भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग। इसके बाद ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपी। तो अभी हमने ईटोपैथोजेनेसिस देख लिया कि इकोलाई, क्लेब्सियला करता है, या बीकेबी वायरस। दो रूट्स है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है एंडोजीनस इन्फेक्शन, फीकल कंटेमिनेशन ऑफ द यूरेथ्रल ओरिफिस। फीमेल्स में क्या होता है? यूरेथ्रा शॉर्टर होता है, प्रोस्टेटिक सीक्रेशंस एब्सेंट होती हैं। ऑल्सो यूरेथ्रा का ट्रॉमा हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, जिसको हम हनीमून पाइलाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा एंड वो ऊपर जाएगा एंड किडनी तक पहुंच के पाइलोनेफ्राइटिस कॉज कर देगा। ऑल्सो ब्लड का इन्फेक्शन भी किडनी में जा सकता है। अभी किडनी हमें मिलेगी कैसी? ऐसी मिलेगी, स्वॉलन येलो वाइट एब्सेस प्लस हिमोरेजिक रिम। ये हमें तीन चीज़ें मिलेंगी, स्वॉलन होएगी, येलो वाइट एब्सेस मिलेगा एंड हिमोरेजिक रिम मिलेगी। माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा हमें ना? न्यूट्रोफिल की इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, टिब्यूल्स मिलेंगे जो कि डैमेज हुए होंगे, इन्फ्लामेशन मिलेगी, सुपरेटिव इन्फ्लामेशन, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, टिब्यूल की नेक्रोसिस होगी, ग्लोमेरुलस, बट ग्लोमेरुलस रेसिस्टेंट होते हैं, उसको कुछ नहीं होता। क्लिनिकल फीचर क्या? चिल्स, फीवर, लाइन पेन, लंबार टेंडरनेस, डिस्यूरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये सारे आ जाते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है पेपिलरी नेक्रोसिस, पायोनेफ्रोसिस एंड प्यूरिनेफ्रिक एब्सेस। अभी क्रॉनिक वाला थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, बट बहुत ईजी है। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है? क्रॉनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेड अटैक्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग। अब एक्यूट अटैक्स बार बार आ रहे हैं, बार बार इन्फ्लेमेशन हो जा रही है, किडनी नॉर्मल हो जा रही है, देन ठीक हो जा रही है, फिर इन्फ्लेमेशन होगी, फिर किडनी ठीक होगी, फिर इन्फ्लेमेशन, फिर ठीक होगी। तो उस वो कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं इटियोपैथोजेनेसिस, उसमें जैसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग था, इसमें दो है, रिफ्लक्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। रिफ्लक्स में क्या होता है? देखो, जब ये हमारा यूरेटर इसमें ना यहाँ तक आता है, ये हमारे यूरेटर और ब्लैडर में, तो जब ये ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बंद हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन ऊपर को नहीं जा पाता। बट अगर ये रिफ्लेक्स बंद हो गया, ठीक है, ये वाला रिफ्लेक्स बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो क्या होगा? ये ऊपर को चला जाएगा और किडनी तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंजेनिटल एब्सेंस और शॉर्टनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेटर इज नॉट कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द मिक्चुरेशन, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू द यूरेटर, यूरिन इज फोर्स्ड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो तब भी यूरिन ऊपर को जाने लग जाएगा वापस, ठीक है, इकट्ठा होता जाएगा, स्कार की फॉर्मेशन एंड किडनी में डैमेज हो जाएगा। अभी इसमें किडनी कैसे मिलते हैं? इसको इसमें ना हमें स्मॉल किडनी स्वॉलन मिलेगी एंड इलाज्ड मिलेगी, येलो बाइट एब्सेस विद हेमोरेजिक रिंग। ये तो सेम ही है, येलो बाइट एब्सेस विद द हेमोरेजिक रिंग, येलो बाइट एब्सेस विद द हेमोरेजिक रिंग, बस इसमें स्वॉलन होती है किडनी एंड इसमें हमें कैलेक्स भी मिलते हैं, स्वॉलन, इलाज्ड एंड डायलेशन ऑफ कैलिसेस। अभी हमें माइक्रोस्कोपी, जिसमें हमें अलग अलग पढ़नी है। माइक्रोस्कोपी के इंटरस्टिशियम में हमें क्या मिलेगा? लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोसिस। लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोसिस मिलेगी। टिब्यूल्स की एट्रोफी हो जाएगी एंड थायरोडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, टिब्यूल्स में ये देखो थायरोडाइजेशन हो गई, थायराइड की तरह बन गए, वो एट्रोफी हो गई। उसके बाद ग्लोमेरुलस में क्या होता है? हाइलाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं हमारा क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। अभी इटियोपैथोजेन क्लिनिकल फीचर्स में क्रोनिक रीनल फेलियर, इसकी क्लिनिकल पिक्चर आ गई। उसके बाद जीनो
ग्लोमेरुलस पाइलोनेफ्राइटिस, xanthogranulomatosis pyelonephritis, usually variant of chronic pyelonephritis, obstruction due to the infected renal stone इसका कॉज होता है। कोई किडनी स्टोन था जो कि इन्फेक्टेड था, उसने ये चीज़ कर दी जिसमें येलो लोबुलेटेड मासेस मिलेंगे, ठीक है, लिपिड लिडन मैक्रोफेजेस मिलते हैं हमें। उसके बाद आ गया रीनल कैलकुलस, ये करना नहीं है हमें, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद आता है रीनल चेंजेस इन हाइपरटेंशन, इसको हम नेफ्रोस्क्लेरोसिस मतलब किडनी में बीपी के इफेक्ट्स। अभी हम देख लेते हैं फटाफट से बीपी, ठीक है, इसकी मैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डालूंगा। नॉर्मल बीपी कौन सा होता है, जिसमें 120/80 होता है। प्री हाइपरटेंशन हम किसको बोलते हैं, 120 से 139 और 80 से 89 के बीच में, उसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। 120 से 139 एंड 80 से 89, एक में 20 का बढ़ाना है, एक में 10 का बढ़ाना। स्टेज 1 कौन सा होता है, अभी 140 से 159, 90 से 99, 10-10 का इंक्रीज कर दो। स्टेज 2 किसको बोलते हैं, जब 160 से ज़्यादा हो जाए और 100 से ज़्यादा, दोनों में एक एक ही रह गया अब। उसके बाद हम बोलते हैं मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जो कि 5% बंदे में होती है, जिसको हम बोलते हैं 200 से ज़्यादा एंड 140 से ज़्यादा, और ऑल्सो इट्स अ सडन इन ऑनसेट। ये हो गए क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी रीनल चेंजेस में पढ़ेंगे हम कि क्या क्या होता है। रीनल चेंजेस में दो होते हैं, बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस एंड मेलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस। बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस होता है जब 140 से 120 के बीच में रहता है बीपी हमारा, और अगर वो 200 से ज़्यादा हो रहा तो वो करेगा कॉज मेलिग्नेंट। बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस रीनल डिजीज अकर्स इन बिनाइन फेज ऑफ हाइपरटेंशन। बिनाइन फेज कौन सा था हमारा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, मतलब 140 से 160 तक लगा ले, या 159 तक लगा लो, 90 से 99। किडनी का साइज एंड वेट कम हो जाएगा, सरफेस ऑफ द किडनी ना फाइन ग्रेनुलर हो जाएगी, और उसमें हमें वी शेप्ड ऐसी चीज़ें मिलेंगी, वी शेप्ड एरियाज ऑफ द स्कार मिलेगा, ठीक है। और इसको हम लेदर ग्रेन किडनी भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा हमें, हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरी के अराउंड हाइलिन आ जाएगा, ठीक है, इस्नोफिलिक थिकनिंग हो जाएगी, इंटिमा की थिकनिंग हो जाएगी क्योंकि प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स हो गई। ग्लोमेरुलस में क्या होगा, स्क्लेरोसिस मिलेगी, स्क्लेरोस्ड ग्लोमेरुलस मिलेगा, ट्यूब्यूल्स की एट्रोफी हो जाएगी एंड इंटरस्टिशियम की फाइब्रोसिस हो जाएगी। ये आपको बार बार बना के देखना पड़ेगा कि पहले आपने ब्लड वेसल बना ली, ठीक है, ब्लड वेसल के अराउंड हमने हाइलिन शो कर दिया, उसके बाद ग्लोमेरुलस दिखा दिया जिसमें वो स्क्लेरोसिस हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने ये टिब्यूल दिखा दी जिसकी एट्रोफी हो गई है, ठीक है, एट्रोफी टिब्यूल, एक आधा हमने नॉर्मल बना दिया ये किडनी, ठीक है, ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट जो कि मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से होता है। इसमें किडनी इनलार्ज्ड होती है एंड इडिमेटस होती है, उसमें वेट एंड साइज कम हो रहा था। इसमें फ्लियाबिटेड किडनी, और हमने फ्लियाबिटेड किडनी और कहाँ पढ़ा था, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। माइक्रोस्कोपी, वैस्कुलर चेंज में क्या था, हाइपरप्लास्टिक इंटीमल स्क्लेरोसिस मिलती है हमें, एंड नेक्रोटाइजिंग आर्टीरियोलाइटिस, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ग्लोमेरुलस में हमें नेक्रोसिस, ट्यूब्यूल्स में ट्रॉफी एंड इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस हो जाती है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आई थिंक यही लास्ट है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक किडनी में क्या होता है, पेरेंट काइमा सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, पेरेंट काइमा होती है जो किडनी की, वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि दो टाइप का हो सकता है, अडल्ट एंड इन्फेंटाइल। अडल्ट को बोलते हैं हम अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एंड इन्फेंटाइल को बोलते हैं इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्योंकि अडल्ट डोमिनेंट होते हैं एंड अपने इन्फेंट रिसेसिव होते हैं, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। अडल्ट में इंट्रोडक्शन हो गई, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ये PKD1 और PKD2 जीन जो कि 16 और 14 में होते हैं, उसमें म्यूटेशन की वजह से होते हैं। और ये दोनों होते हैं बाइलेटरल एंड डिफ्यूज होते हैं, बाइलेटरल दोनों किडनी से इन्वॉल्व होती है। एज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑल मैंने बोला अडल्ट में होता है, ठीक है। अभी किडनी कैसे मिलेगी, गला लार्ज होगी, बाइलेटरली इनलार्ज्ड एंड सिमेट्रिकल, इसमें लोब्यूलेटेड अपीयरेंस मिलेगा, ऐसे लोब्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाएगी किडनी, एंड सिस्ट कम्युनिकेट नहीं करेगी पेल्विस से। अदर फीचर्स, सिस्ट ऑफ द लिवर 1/3 ऑफ द पेशेंट्स में, ये सारी चीज़ें, पेनक्रियास, स्प्लीन, लंग्स, इनके भी मिल सकते हैं। इन्फेंटाइल में क्या था, ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें PKHD1, उसमें क्या था PKD1, इसमें PKHD1। अभी छोटे बच्चे वो HD में देख रहे हैं ना सारा कुछ, तो उनके जीन में भी HD आ रहा है।
इसमें भी बाइलेटरल एंड डिफ्यूज, वो भी बाइलेटरल एंड डिफ्यूज। ये बर्थ से प्रेजेंट होती है, वो अडल्ट में प्रेजेंट होती है ऊपर वाली। दोनों बाइलेटरल इनलार्ज होते हैं, इसमें स्मूथ होती है, उसमें कौन सी थी, लोब्यूलेटेड। कट सरफेसेस सिस्टर वो रेडिएट करती हैं बाहर से अंदर की तरफ, मेडुला से, मेडुला टू द आउटर कॉर्टेक्स या आउटर कॉर्टेक्स से मेडुला तक आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस। और ये आप पढ़ लेना, ठीक है, एक बार। तो हमने अभी अडल्ट एंड इन्फेंटाइल पढ़ा, रिसेसिव कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा है, उनकी ग्रॉस माइक्रोस्कोपी, एज ऑफ प्रेजेंटेशन, हमने सब देख लिया। अभी लास्ट टॉपिक है ट्यूमर्स ऑफ द किडनी। इसमें मुझे पता है एक चीज़ करना है, रीनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, विलियम्स ट्यूमर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी हम चलो उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। रीनल सेल कार्सिनोमा में क्या होता है, हाइपरनेफ्रोमा भी बोलते हैं इसको, या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द किडनी भी बोलते हैं। ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मेटास्टेटाइज करता है, ठीक है। इसकी एज ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, 50 to 70 ईयर्स ऑफ एज। मेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, फीमेल्स के मुकाबले। मेरे को 2 मिनट देना, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, बोलता बोलता थक गया। आप भी उतनी देर थोड़ी सी रेस्ट कर लो। नो, लेट्स स्टार्ट। ग्रॉस, इसमें ना ग्रॉस सबका सेम होता है। ये ना 4 टाइप का होता है, चारों टाइप का पढ़ेंगे हम। कि इसको हाइपरनेफ्रोमा बोलते हैं, ऑल्सो इट्स अ मेलिग्नेंट ट्यूमर। 50 से 70 ईयर्स की एज में होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है। ग्रॉस में क्या होता है, इसमें ना अराइजेस फ्रॉम द अपर पोल्स ऑफ द किडनी। इट्स सॉलिटरी एंड यूनिलेटरल, एक साइड की किडनी इन्वॉल्व होगी। लार्ज गोल्डन येलो एंड सर्कमस्क्राइब्ड, आप देख सकते हैं लार्ज गोल्डन येलो एंड सर्कमस्क्राइब्ड मिलेगा हमें यहाँ पे मेल, ठीक है, ये वाला यूनिलेटरल होता है। अभी इसके टाइप्स क्या हैं, इसमें क्लियर सेल, पेपिलरी, क्रोमोफोब एंड कलेक्टिंग डक्ट का। क्लियर सेल पीसीटी में होता है, ठीक है, पीसीटी में। पेपिलरी डीसीटी में होता है। क्रोमोफोब हमें कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट में मिलेगा, ठीक है। और ये वाला मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में मिलेगा। ये लास्ट वाले दो कलेक्टिंग डक्ट के हैं। क्लियर सेल पीसीटी में मिलता है, दूसरे वाला हमें डीसीटी में मिलता है। और कॉर्टिक, जो कलेक्टिंग डक्ट में बोलते हैं वो कॉर्टिक कॉर्टेक्स में मिल रहा है, या फिर वो मेडुला में मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। अभी आ जाता है क्लियर सेल, जिसको हम बोलते हैं रीनल सेल, क्लियर टाइप ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। मतलब क्लियर है तो सारे सेल्स क्लियर हो गए, खाली खाली दिखेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन है, पीसीटी में होता है। क्लियर साइटोप्लाज्म ऑफ द ट्यूमर सेल्स, क्लियर क्लियर सारा कुछ क्लियर होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन रिमूव हो चुका है सेल्स के, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लियर सेल। और इसमें क्रोमोसोम 3 में VHL जीन होता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द ग्लाइकोजन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं क्लियर सेल। पीसीटी में होता है, मोस्ट कॉमन है। इंसिडेंस एंड हमने लोकेशन कर लिया। उसके बाद माइक्रोस्कोपी, मतलब क्लियर क्लियर ग्लाइकोजन सारा रिमूव हो जाएगा। पेपिलरी टाइप, सेकंड मोस्ट कॉमन है पेपिलरी टाइप। पेपिला से हमें ना मतलब ग्लैंड टाइप अपीयरेंस होती है, ग्लैंड टाइप। मतलब ये डीसीडी में होता है। ट्यूमर सेल्स आर अरेंज्ड इन पेपिलरी पैटर्न ओवर द फाइब्रोवेस्कुलर स्टैक। सोमामा बॉडीज मिलती हैं, सोमामा बॉडीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं ट्राइसोमी ऑफ 7, 16 एंड 17। मोस्टली ट्राइसोमी ऑफ द 7 इन्वॉल्व होती है, उसमें हमें इस क्रोमोसोम 3 में VHL जीन इन्वॉल्व था, इसमें ट्राइसोमी है। क्रोमोफोब मतलब थर्ड मोस्ट कॉमन है, ठीक है। हमने क्लियर सेल, पेपिलरी एंड क्रोमोफोब, जो कि थर्ड बना तो थर्ड मोस्ट कॉमन। कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट में होता है। प्रोमिनेंट सेल मेम्ब्रेन, पेल इस्नोफिलिक साइड, पेरी न्यूक्लियर हेलो। एक एक चीज याद रखो, ठीक है, माइक्रोस्कोप में। सोमामा बॉडीज एंड पेपिलरी पैटर्न, पेरी न्यूक्लियर हेलो, क्लियर सेल्स क्योंकि ग्लाइकोजन रिमूव हो गया। और इसमें क्या होता है, इतने सारे जीन्स की लॉस ऑफ मल्टीपल क्रोमोसोम्स, ये सारे हो सकते हैं, या फिर मोनोसोमी हो सकती है, ठीक है। 1, 2, 6, 10, 13, 17, 21 एंड क्रोमोसोम 2, इनका लॉस हो गया, तो उसकी वजह से क्रोमोफोब टाइप ऑफ आरसीसी हो सकता है। कलेक्टिंग डक्ट मतलब लीस्ट कॉमन है ये, ठीक है, फोर्थ मोस्ट आ जाता है, क्योंकि तो इसको हम फोर्थ मोस्ट कॉमन नहीं बोल सकते, लीस्ट कॉमन बोलेंगे। अराइज फ्रॉम मेडुलरी, वो कॉर्टेक्स से, क्रोमो C4 कॉर्टिकल, ठीक है। इसको बेलिनी डक्ट से याद कर लेना, मेडुला में होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में इसको फाइब्रोटिक स्ट्रोमा बोलते हैं। इसकी क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस हेमेचूरिया, फ्लैंक पेन एंड अब्डोमिनल मास पैल्पेबल होगा। तो ये हेमेटोजीनस एंड लोकली स्प्रेड कर सकते हैं।
अगर 5 ईयर्स तक इसकी मतलब 70% चांसेस हैं कि बंदा 5 साल तक ज़िंदा रह जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास विलियम्स ट्यूमर। विलियम्स ट्यूमर्स को हम बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा, उसको हम बोल सकते थे हाइपरनेफ्रोमा, सॉरी, हाइपरनेफ्रोमा एंड मैलिग्नेंट था वो। इसको हम बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा, ऑल्सो मैलिग्नेंट है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द यंग का है, ठीक है। हम दोनों में थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके चलेंगे, और वो ओवरऑल है, ठीक है। दोनों मैलिग्नेंट है, उसको हम हाइपर नेफ्रोमा बोलते हैं, इसको नेफ्रोब्लास्टोमा। ये एम्ब्रियोनिक ट्यूमर है, डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव रीनल एपिथेलियल सेल्स एंड मेसेनकाइमल सेल्स। वो ना लाइक वो बाद में हो रहा था। इसमें क्या है, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में ही हमारे साथ डेवलप हो जा रहा है। 1 to 6 years ऑफ एज है, एंड मेल और फीमेल में इक्वल है। इसमें क्या पढ़ा था हमने कि ये 50 to 70 ईयर्स में होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। और हाइपरनेफ्रोमा एंड मैलिग्नेंट है, इसको हम बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा, 1 to 6 year, एंड एम्ब्रियोनिका मेल फीमेल में इक्वल है। इटियोलॉजी क्या है, विलियम्स ट्यूमर जीन होता है, WT1 जीन, उसमें म्यूटेशन हो जाते हैं, उसकी वजह से विलियम्स ट्यूमर हो जाता है। इसमें ग्रॉस क्या मिलता है, किडनी हमें लार्ज मिलती है, यूनिलेटरल सोलिटरी, सेम वो भी यूनिलेटरल था। इसमें वेरीजेटेड सॉफ्ट फिश फ्लैश लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है। इसमें तो मतलब ऐसे ही याद रखते हो, लार्ज सोलिटरी यूनिलेटरल ऑन कट सेक्शन वेरीजेटेड अपीयरेंस मिलता है, फिश फ्लैश लाइक अपीयरेंस, फिश फ्लैश लाइक अपीयरेंस। और उसमें क्या मिल रहा था, हम फिश फ्लैश लाइक अपीयरेंस इसमें मिल रहा है, इसमें हमें मिल रहा था यूनिलेटरल एंड सोलिटरी पोल्स ऑफ द किडनी पे लार्ज गोल्डन येलो सर्कमस्क्राइब्ड, लार्ज गोल्डन येलो एंड सर्कमस्क्राइब्ड। माइक्रोस्कोपी में क्या मिलता है, ट्राइफेजिक माइक्रोस्कोपी होती है, जिसमें ब्लास्टिमल सेल्स मिलते हैं, स्मॉल राउंड ब्लू एनाप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स। एपिथेलियम में अब्रप्टिव टिब्यूल्स मिलते हैं, पुअरली फॉर्म्ड ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। मीजनकाइमल में एलिमेंट्स सच एज स्मूथ एंड स्केलेटल मसल, कार्टिलेज, बोन, फ्लैट सेल्स, ये सब मिल सकता है, ठीक है। कुछ नहीं समझ आया माइक्रोस्कोपी, कतई जाहिल माइक्रोस्कोपी है इसकी। और क्लिनिकल फीचर्स में हमें अबडोमिनल मास पैल्पेबल होता है, हेमेटोजेनस रूट से ये लंग्स को भी फैल सकता है। ये हो गया हमारा खत्म, ब्लैडर कार्सिनोमा करना नहीं है। और